বন্ধুরা, তো আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল, আমি মৃত্যুঞ্জয় দাস তোমাদের সঙ্গে। তো এখন যে ভিডিওটা আমি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। তো এখানে বক্তব্য রেখেছেন মিস্টার আশফাক ওয়াই পটেল, একজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। ওনার কিছুদিন ধরে শরীরটা খুবই খারাপ যাচ্ছিল। তো উনি আমার রিকোয়েস্টে উনি সাড়া দিয়ে উনি নিজের বক্তব্য রেখেছেন। তো ওনার কোনো বক্তব্য বা ওনার কোনো আহ, রাজনৈতিক অ্যানালাইসিসের আমি বা আমার চ্যানেল কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ আহ, একটা ইনফোটেইনমেন্ট। আমার কর্তব্য ওনার বক্তব্যটা আপনাদের সকলের কাছে প্রেরণ করা, আমি তাই করছি। তো এটার আমি কোনো দায়ভার আমি নিচ্ছি না, বা এটার সঙ্গে যদি কোনো কেউ জড়িত থাকেন তো এটার জন্য আমি বা আমার চ্যানেল কোনো প্রকারই দায়ী নয়। তো বন্ধুরা, শুরু করবার আগে আমি বলে দিচ্ছি, এটা বিশেষ করে আজকে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আজকে 8ই সেপ্টেম্বর 2022, বিশালগড়ে সকলেই অবগত আশা করি যে কী ঘটনাটা ঘটেছে। এখানে সিপিআইএমের বরিষ্ঠ নেতা শ্রী জিতেন চৌধুরী মহাশয়, উনি দলবল মানে ওনার পার্টির লোকজনদের নিয়ে এবং সমর্থকদের নিয়ে একটা গণডেপুটেশনে উনি যাচ্ছিলেন বিশালগড় এসডিএম কার্যালয়। তো সেখানে যাবার পথে ওনাদের বাধা দান করেন কিছু মিসক্রিয়েন্টস। ওরা কারা, বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেলের মারফত জানা গেছে ওরা নাকি বাইক বাহিনী বা তথাকথিত হেলমেট বাহিনী। তো ওনাদের সঙ্গে অনেক মারপিট হয়েছে। তো এটা পাল্টা দিয়েছে। তো এটা কি সেই চলো পাল্টাইয়ের পর চলো উল্টাইয়ের ইঙ্গিত? 2023-এ কি আমরা অন্য আরেকটি দল দেখতে পাবো? তো সেইগুলো নিয়েই আজকের এই বিশ্লেষণ। তো আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে ওনার বক্তব্যগুলি শুনবেন এবং লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই উপরে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দেবেন ফর অল নোটিফিকেশনস। তো চলুন ভিডিওতে চলে যাই আর দেরি না করে। हाँ सर, गवर्नमेंट जो मीडिया के सामने आके स्मॉल नोस डिक्लेयर कर रही है अपने अचीवमेंट हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि 1675 जॉब्स हमने दिया है, तो उसके बारे में आप अपना कुछ टिप्पणी रखना चाहेंगे सर? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सस्नेह नमस्कार। ये जॉब के संदर्भ में जो कभी रिसेंटली जो दिया था उसके बारे में 1675 जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ सेक्रेटेरिएट में डे बिफोर यस्टरडे, अकॉर्डिंग टू दैट यस सर। तो वो तो गवर्नमेंट कह रही थी कि 1675 2021 में हमने कुछ रिक्रूटमेंट्स किए थे, उसको लेके हमने अभी 165 को जॉब्स दिए हैं। गुड, दैट्स आवर अचीवमेंट, बट आई एम सरप्राइज कि व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स टू कम बिफोर द प्रेस सेक्रेटेरिएट एंड bureaucrats are coming on the camera and showing their micro achievements, whereas they should tell that how many jobs they have not been able to give until now. 1675 का 50,000 का जॉब का जो आपने कमिटमेंट दिया था मैनिफेस्टो में, उसका 3.35%, और दूसरी बात, सरप्राइज व्हाई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैव टू कम बिफोर मीडिया, और उनको क्यों ये आज अपना एक कवर अप देना पड़ रहा है कि हमने ये किया वो किया, जबकि इन द फेस ऑफ प्रिवेलिंग ग्रेव सिचुएशन जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जीआरबीटी एग्ज़ाम पेंडिंग को लेके, 10,323 रिटर्न टीचर्स को लेके, कई सारे अनएम्प्लॉयड इश्यूज़ को लेके हंगामा मचा हुआ है, केओस मचा हुआ है। इन दैट फेस कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अपीजमेंट होगा एफर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न कि ब्यूरोक्रेट्स को सामने माइक्रो अचीवमेंट्स लाने के लिए भेजा जाता है, और गवर्नमेंट का कुछ बड़ा बड़ा अचीवमेंट्स को मंत्री खुद सेंटर सीट ऑक्यूपाई करके बड़े चेयरफुल मूड में एड्रेस करता है। बट शायद 165 में कोई मंत्री ने फेस नहीं किया कैमरा। दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग इज माय फैक्ट। और 50,000 जॉब
में से आपने कितने नहीं दिए, उसका श्वेत पत्र व्हाइट पेपर डिक्लेयर कीजिए कि भाई 4.5 साल हो गया, महज 4-5 साल बचा है, जनवरी एंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप ये बताइए कि अनफॉर्चुनेटली हमने जो कमिट किया था 50,000 जॉब्स पर ईयर, तो उसका 50,000 का 3.35 अभी 1675 है। टोटल जॉब्स आपने कितने दिए हैं वो बताइए। जैसे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री ने बताया था कि पिछले सरकार के मुकाबले हमने ज़्यादा जॉब दिया है। डेफिनेटली साहब, आप डबल इंजन लेके चल रहे हो ना, तो आप कहाँ डीजल इंजन का कंपैरिजन कर रहे हो? आपको तो ये देना ही है, ये आपका कमिटमेंट है। 299 मैनिफेस्टो में 50,000 जॉब पर ईयर किसने दिया था? सीपीएम ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था, किसने दिया था? आपने दिया था। तो यदि आप उस पर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक्स मुख्यमंत्री आके करेंगे आपके साथ, तो आपको ही करना है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? जब आप उस पर नहीं कर पाए हैं, वो विफलताओं को दर्शाइए और वो विफलताओं को आने वाले मिनिस्ट्रो में भी दिखाइए। जब 2023 में आप रिलीज़ करोगे ना, उस मैनिफेस्टो में भी दिखाइए। जैसे आपने 2018 में कैसे मैनिफेस्टो दिया था मीडिया के सामने, पूरा मीडिया एकदम जैम पैक था, सुनील देवधर जी, सब नेतागण एक 299 मैनिफेस्टो लेके ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे ऐसा दिखा रहे थे 299 मैनिफेस्टो। तो आप वैसे आज भी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हो कि 50,000 में तो 165 दिया है, तो इस बार ऐसा नहीं, हम ऐसे हो गए, तो थोड़ा सा संभाल लीजिए, माफ़ करना, अगले बार भी हम मैनिफेस्टो देंगे तो थोड़ा एकोमोडेट करिए। थोड़ा सा क्लैरिटी दे देते लोगों को। सच बोलने में क्या जाता है? सच बहुत बड़ा चीज़ होता है और सच्चे और हिम्मत वाले लोग में ही सच होता है। सर, आपको क्या लगता है जॉब एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रंट पे सरकार कितनी नाकाम हुई है या फेल हुई है, और इससे क्या प्रभाव हो रहा है लोगों में? जॉब्स को कितने दिए और कितने जो कमिटमेंट थे और कितने परसेंट नहीं उस कमिटमेंट को पूरा किया, उतना प्रोपोर्शन, उतना परसेंट सरकार जॉब एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे फेल हुए उस फ्रंट पे। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट इज ऑन द इलेक्टोरेट। There's chaos that is reigning in their mind, and that chaos is creating lack of conviction in even the development agenda of central government. सर, आज 8 सितंबर है। आपको पता है आज का दिन ही लास्ट त्रिपुरा में बहुत पॉलिटिकल टेरर अनलिश हुआ था। आज उसी दिन के एवज पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? फ्रांस का मैंने इतिहास पढ़ा था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के टाइम पे 15th सेंचुरी में। रेन ऑफ टेरर पश्चिम बंगाल में भी देखा गया था अप्रैल 2021 में। उसका एक झलक 8 सितंबर 2021 को त्रिपुरा ने भी देखा है, जब सरेआम 4 PM, around 4 PM, a huge rally being proceeded by people who are into a prominent post now, who are being leading that rally, and suddenly the mob of that rally, of that party with a particular flag turns violent and hits an elderly person who's a father's age, and hits on his leg and enters a media house premise और उनको डैमेज कर दिया जाता है। 2-3 लोग उसमें इंजर्ड होते हैं। व्हीकल्स को जला दिया जाता है, मीडिया हाउस का बाइक जला दी जाती है, सामाजिक का ऑफिस भी जला दिया जाता है, और उसी राइट साइड में मिलारमठ में सीपीएम का पार्टी ऑफिस है, उसके आसपास की बाहर जो गाड़ियाँ थी उनकी सबकी जला दी जाती है। वो अग्निकांड का दिवस था वो 8 सितंबर जो त्रिपुरा ने देखा है। इट वॉज अ मिनी रेन ऑफ टेरर। अरे मिनी रेन ऑफ टेरर इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि फ्रांस का रेन ऑफ टेरर ने तो जो टेरर किए उन्होंने देखा नहीं, उतना टेरर तो वो देख भी नहीं पाएंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो रेन ऑफ टेरर था ना, तो वहाँ ओपोनेंट्स के मार के उनके स्कल को इकट्ठा करके परेड किया जाता था शॉयली रोड पे। उतना पैमाने पे तो नहीं हुआ था, बट मॉडर्न युग में, डेवलपमेंट की सरकार में, डेवलपमेंट के युग में, आज के दौर में 2021 में रेन ऑफ टेरर की हमने झलक देख ली। तो पश्चिम बंगाल की तुलना क्यों करेंगे? पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने क्या सेपरेट एग्जाम्पल, इट्स अ सिमिलर सिचुएशन। और देखिए ना उसका अचीवमेंट क्या था कि इट वॉज रिकॉर्डेड एज अ डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। आई थिंक यहाँ के इतिहासकारों ने थोड़ा अपना हिस्टोरिकल लिटरेचर में ये फैक्ट को ऐड करना चाहिए, और बिल्कुल भी संकोच मत करिए, शर्म मत करिए कि ऐसा ब्लैक डे त्रिपुरा ने विटनेस किया। उसको रिकॉर्ड करिए और आने वाली जनरेशन को एक इतिहास बताइए कि हमने त्रिपुरा ने ऐसा भी दिन देखा है, लेकिन हम आने वाले दिन में सुशासन ला के इसको ओवरकम करेंगे और उसकी कमर तोड़ देंगे जो ऐसे काम करेंगे। तो क्या सर आज की घटना
वो जो हुआ था पिछले साल इसी आज ही के दिन, तो उसके साथ कुछ कनेक्शन आप करना चाहेंगे सर? देखिए, पॉलिटिकल स्कर्मिशेस कोई नई बात है क्या त्रिपुरा में पिछले 1 साल से? नहीं। तो आज होना स्वाभाविक था। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सेलिब्रेट करने का तरीका होगा, पुराने यादें ताज़ा कर रहे होंगे। अब मैं शायद सुनने में आया है कि 2 पार्टी के बीच में घमासान हो गया। वो सीपीएम और बीजेपी के वो दोनों पार्टी में क्लैश हो बट गया आज है। इतना मुझे पता है कि सीपीएम का विशालगढ़ में हुआ था। विशालगढ़ में एक रैली जाने वाला था और डेपुटेशन एट एसडीएम ऑफिस। तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि वो उसी रैली में कुछ हुआ है। ये विभिन्न शायद वो समाचार, शायद वहीं पर हुआ है। हाँ, उसी जो विशालगढ़ का जो तो महकुमा ये तो अभी ऑफिस है, पुलिस वहीं देखना पे चाहिए, हुआ है। पुलिस देखना चाहिए कि क्या हुआ है और इस पे पुलिस क्या ड्रास्टिक एक्शन लेगी। जैसे डॉक्टर मानिक शाह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जी जिस दिन आए थे 29 अगस्त को, उस घटना पर जैसे बीजेपी वर्कर्स को अटैक किया गया था, तो 26 लोग के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। कि मुख्यमंत्री जी ने जब भी वो उनको हॉस्पिटल में देखा जीबी में, तो वो बहुत आहत हो गए, बहुत तकलीफ हो गई उनको देख के। और 26 जन आहत तकलीफ, हुए और थे। डॉक्टर साहब को इतनी तकलीफ हो गई, तब उनको वो कष्ट पता चला कि बहुत बुरा हुआ। और उन्होंने फिर बोला कि मैं ऐसे पॉलिटिकल वायलेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा और पुलिस को मैं स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देता हूँ कि वो कोई पॉलिटिकल वायलेंस को neglect नहीं करेंगे, drastic action. I highly appreciate the stand of Dr. Manik Shah, that he is quite serious after a couple of months on becoming chief minister. But I was quite surprised also. He became chief minister on 15th May, and during the by-election, Sudeep Roy Burman was hit with a stone on his face just below the nose, and his 2 teeth were damaged. They have been loosened. और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ पता नहीं है। तब मानिक शाह जी ने ड्रास्टिक एक्शन की बात नहीं की, थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला। और 11 अगस्त को कांग्रेस लीडर्स और वर्कर्स पे ऑर्गेनाइज अटैक होता है और बहुत बड़े संख्या में दोनों साइड से बॉटल पत्थर से लोगों ने अटैक किया था कांग्रेस के कॉन्वॉय पर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एस्कॉर्ट। तो उस वक्त भी शायद डॉक्टर साहब को लॉ पॉलिटिकल वायलेंस का सेंसिटाइजेशन शायद फील नहीं हुआ होगा। वो क्या होता है कि दर्द को फील करने के लिए ना उस दर्द से गुजरना पड़ता है। तो शायद मुझे अच्छा लगता है, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस को अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड आई हाईली अप्रिशिएट कि जैसे मोथा के वर्कर्स के ऊपर 26 वर्कर्स के ऊपर उन्होंने सेक्शन 47 सीआरपीसी में नोटिस इशू किए हैं और उनके ऊपर जल्दी अरेस्ट होने वाला है। एंड आई अप्रिशिएट कि ये ट्रेंड विद ऑल इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड विद ऑल इक्वलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल पेनोलॉजी, ये ट्रेंड आगे असेंबली तक चलता रहेगा और आगे कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। और डॉक्टर साहब के पास अपने आप को प्रूव करने के लिए बस 4-5 महीने बचे, तो मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छी छवि रखते और डेफिनेटली वो चेंजेस लाएंगे। सर, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा है तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। आज का जो दिन है 8 सितंबर 2022, तो पिछले साल था 8 सितंबर 2021। तो क्या लगता है कि उस दिन जो ये हुआ था, जो पॉलिटिकल वायलेंस अनलिश हुआ था, तो उसके एवज़ में आज का दिन कुछ महत्व रखता है? और अगर रखता है तो सर इसमें पॉलिटिकल कुछ जो गहमा गहमी और गर्मा गर्मी चल रही है आज के दिन में, तो उसका कुछ असर होने वाला है? 2023 में जो विधानसभा इलेक्शन आ रही है उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्या सर? और एक चीज़, जो शासक दल है उनके मन में भी कुछ भय का संचार हुआ है, या फिर जो अभी जो हाइबरनेशन में चली गई जो विरोधी दल, तो आपको क्या लग रहा है कि वो फिर से जागृत हो रही है? अभी देखिए, 8 सितंबर 2021 को जो घटना हुआ, उसने त्रिपुरा के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस में एक फैक्ट को रिकॉर्ड कर दिया, ब्लैक वेडनेसडे। Incoming voice call from ये ब्लैक वेडनेसडे था और इसको इतिहास ब्लैक वेडनेसडे के नाम से लिखा। मैं तो ब्लैक वेडनेसडे के नाम से लिखा। अब इतना होने के बाद भी आपका एटीट्यूड कम क्यों नहीं होगा? तो ये ऑटोक्रेसी की वजह से नहीं है, वो घमंड तो आपका उतर गया, लेकिन आपका भय अभी भी जीवित है। भय किस वजह से है? ये कारण भी हो सकता है कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस का जो दावा, इसके ऊपर लोगों के बीच में भ्रांति, लोगों का अविश्वास, पॉलिसीज़ को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके,
सीरियस मॉरल लैक्सिटी, लाखों की संख्या में बेरोजगार के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करना, जो नौकरी कर रहे थे उनको भी नौकरी से बेदखल कर दिया और उनको भूखा मार दिया। कई लोग दुनिया से चल बसे। ये सारे चीज़ों की परिणति क्या होगी? हार में होती है, और हार की वजह से डर जन्म लेता है, और डर के वजह से अहंकार ग्रस्त हो जाता है इंसान, और अहंकार के वजह से वो आक्रोश में आ जाता है। तो कई आक्रोश इस रैली के इसमें जो दिखाई दे रहा है, ये उस डर का ही नतीजा है कि कहीं हम हार ना जाए, क्योंकि विरोधी दल का इतना सक्रिय हो जाना, यही CPIM विप्लव जी के टाइम पे मानिक सरकार का जल्दी स्टेटमेंट में सुनता नहीं था। इतना मारा पीटी CPM तृणमूल वालों के ऊपर हो गया, महिलाओं MP के ऊपर हुआ, लेकिन मानिक सरकार जी ने कभी भी क्रिटिकल स्टैंड नहीं लिया, जस्ट पासिंग स्टेटमेंट दिया होगा सेरेमोनियल इन द पार्टी ऑफिस, तो इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज जो सीनियर लीडर्स जो 60-70 प्लस उम्र के हैं, आज इस उम्र में भी इतना सक्रिय हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकजुट होने की, एकता की शक्ति आज विपक्ष ने दिखाई है। आप देखिए भारत जोड़ो आंदोलन, आप देखिए CPIM की रैली, आप देखिए एक साथ आने वाली ताकत, इससे कहीं ना कहीं भय निर्माण हो रहा है शासक दल की, तो कहीं ना कहीं भय उनको विचलित कर रहा है। और एक खास बात आपको बता दूं कि जीत और हार का जो फासला है, 2018 की जो जीत है, इसका फासला 33,400 में ही पड़ा हुआ है। तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा वोट बैंक प्रभावित हुआ है दुर्नीतियों की वजह से। एक बहुत बड़ा भय और चिंता का विषय है कि कहीं आपकी नैया डूब न जाए 2023 में। वो जो आक्रांत करते हैं, ऐसे मिसक्रेंट जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं उसी तरीके से डायरेक्ट किया जाता है एग्रेसिव वे में, और फिर अपने टारगेट्स के ऊपर वो पाउंस करते हैं। इट्स एन अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने डर से क्या क्या उत्पत्ति होती है बता दिया। तो सर आज जो रैली हो रही थी, जो एक गण डेपुटेशन लेके देने जा रही थी CPM दल, जो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था उन लोगों का जो लीडर है जितेंद्र चौधरी जी, वो विशालगढ़ में वहाँ का जो SDM ऑफिस है वहाँ पे डेपुटेशन देने जा रही थी। तो क्या लगता है सर, किस वजह से उनको वहाँ पे वो ये जो मिसक्रिएंट्स हुआ होगा, उनके साथ कुछ अवरोध कर रही थी जो शासक दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनको क्यों देने नहीं जा रही थी? वो लोग तो ये तो सही बात है कि वो तो वहाँ पे कोई अटैक या फिर ऐसा कुछ हथियार लेके नहीं गया होगा, शांतिपूर्ण ढंग से एक डेपुटेशन देने जा रही थी। तो ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि उन लोगों के बीच दो गुटों में लड़ाई छिड़ गया? जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए जितेंद्र चौधरी जी एक सीनियर लीडर है, कॉमरेड, जो मल्टीपल टाइम्स कैबिनेट मंत्री रहे, 2 टाइम्स वेस्ट त्रिपुरा का लोकसभा उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। उनके एक्सपीरियंस के बराबर तो कई मंत्रियों की उम्र भी नहीं है, और अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं उस रैली का, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते ही करेंगे। जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो कोई एग्रेसिव रैली में ऐसा कोई काम उनके तरफ से नहीं होने देंगे। तो मैं जानता हूँ कि रैली अगर जारी होगी तो ऑर्गेनाइज वे में जाएगी। जितना मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस रैली को अवरोध करने का कोशिश किया गया होगा, और जिसके वजह से 2 पार्टी में स्कर्मिशेस हुआ होगा, जिसके चलते शायद जवान होता है ना खून, तो कभी ना कभी उन मिसक्रिएंट्स को कुछ जवान को उन्होंने रोक दिया होगा, या जो फ्लैग और डंडा है, फ्लैग के डंडे को ही अपनी शक्ति बना के डंडा दे दिया होगा, तो थोड़ा डंडे का प्रसाद दे दिया होगा, तो शायद कुछ इंजरीज हुई होगी लोगों को, तो शायद ये पॉलिटिकल वायलेंस होगा। आप देखते हैं इसमें पुलिस दोनों तरफ से क्या एक्शन लेती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है सर। लेकिन जो पिछले साल जो हुआ था, जो विभिन्न पत्रिका ऑफिस में जो दंगा हंगामा हुआ था, वहाँ पे तोड़फोड़ किया गया था, आगजनी हुआ था, तो उसमें तो सिर्फ एक को पकड़ के उसको फिर से बेल भी दिया गया है। तो उसके एवज में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप टिप्पणी रखना चाहेंगे? लास्ट तो वो भी तो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था सर। अरे पॉलिटिकल वायलेंस, इट वाज लाइक अ रीन ऑफ टेरर। आई एम टेलिंग, रीन ऑफ टेरर मतलब हम अपना खौफ, अपना टेरर को ऐसा पैदा कर देंगे कि
किसी के पिछवाड़े में दम नहीं होगा कि हमसे कोई बैर ले पाए। इसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। तो वो करने का एक प्रयास हुआ है और वो 2 दिन पहले से ही उसकी शुरुआत हो गई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा ऑफिसेज डैमेज हो गए थे ओपोनेंट पार्टीज़ के। 68 के आसपास शॉप्स डैमेज हुए थे, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। जो एसेट्स लोगों ने अपने मेहनत से बनाए थे उनको डैमेज किया था। आपके बाप ने नहीं दिया था उनको एसेट, उनके मेहनत का बनाया हुआ था। मारने वालों के बाप ने नहीं दिया था उनको, तो उनको मारने का अधिकार किसने दिया था? और दूसरी बात, जो मीडिया हाउसेस ने ये झेला है ना आक्रमण, मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, उनके पैर के आगे चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने 4th पिलर होने का मजबूत सबूत दिया है कि कितने भी तूफान और बादल आए, हम आतंकियों के खौफ से लोकतंत्र में हिलने वाले मजबूत कमज़ोर कौम नहीं है। हम वो एंटिटी है जो हर दाव को उल्टा फेरा देंगे, और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। यहाँ ऐसे मीडिया हाउसेस पर अटैक हुआ है, 6 मीडिया हाउसेस पर अटैक हुआ है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो डरे नहीं है। आपके टेरर के आगे, आपके ऑटोक्रेटिक लीडर के 1 मैन आर्मी के रूल में आपको डरे नहीं है। आज उन्होंने प्रूव कर दिया है, और वही सारे माई के लाल आज उसी जगह पर अपना ऑफिस चला रहे हैं जहाँ पर आपने अटैक किया था। किसी के इसमें ये डर नहीं था, उन्होंने ऑफिस अपना चेंज नहीं किया। आज वही जगह पर उनके ऑफिस भी खुले हैं। ये उनकी हिम्मत है, ये है चौथे स्तंभ की ताकत जो हमारा संविधान देता है। और मैं नमस्कार करता हूँ सभी मीडिया हाउस को कि आने वाले दिन में अब 8 सितंबर को त्रिपुरा का 8 सितंबर का जो दिन है उसको करेज डे ऑफ त्रिपुरा बोल के मनाएं, और इस अग्निकांड वाले दिन का धिक्कार करिए और उसको सेलिब्रेट किए। मीडिया के रेफरेंस में उसको आप करेज डे ऑफ त्रिपुरा सेलिब्रेट कीजिए। ये एक एक्सेप्शनल केस होगा कि सिर्फ त्रिपुरा का मीडिया ही सेलिब्रेट करता है। हाउसेज है और ऐसे भी सीनियर जर्नलिस्ट है जिनकी उम्र देखो और उन ऑफिस का एग्जिस्टेंस देखिए आप, इतने डेकेड से है कि जितने जो मंत्री बैठे कैबिनेट में उनकी तो उम्र भी नहीं होती। तो सोचिए। और रही बात, आपने पूछा कि इतना हंगामा होने के बाद एक आरोपी को खड़ा कर दिया जाता है, तो मैं बताऊं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग हुआ था क्या? जिस दिन अटैक हुआ था ओसी के प्रेजेंस में एसडीपीओ सदर रमेश यादव IPS 2018 बैच was SDPO that time, was following the directions of his boss. उसी रात को सब जर्नलिस्ट जो नॉर्मली अलग अलग एफिलिएशन रखते हैं बट इस इशू के ऊपर वो लोग एक होकर वेस्ट थाना में गए थे, मैंने खुद देखा है। और उन्होंने घेराव किया और बहुत डिस्कशन हुआ। मैं चाहिए तो वीडियो दिखा दूंगा आपको। रमेश यादव जी के साथ वार्तालाप किया, बस वो सुन रहे थे। हाँ। कितना एक्शन लिया आपने? कितना सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया? आपने नहीं लिया एक्शन। PIL फाइल हुआ था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 16/2021। उसके मद्देनज़र कोर्ट ने एक सुपरफिशियली उसके ऊपर एक्शन लिया और वो कॉग्निजेंस कोर्ट की तरफ से आया, तब जाके उस वक्त के प्राक्तन मुख्यमंत्री लोकप्रिय जो यहाँ के लोग बोलते हैं, उनके नेतृत्व की सरकार, उनके नेतृत्व की पुलिस ने किसी लोकल आदमी को प्रोड्यूस किया, बाद में उसको बेल मिल गया। ठीक है, तो आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो आपके ही विपरीत जा सकता है आने वाले दिनों में। आपने एक बैड एग्जाम्पल सेट किया। आपकी पुलिस यदि कॉन्क्रीट स्टेप लेती तो लोगों का विश्वास रहता है इन व्यवस्था में, तो पुलिस फेल्ड इन दैट फ्रंट। अच्छा, नेवरदलेस उसके बाद क्या था? व्हाट वाज द रिवॉर्ड? यू नो, द सेम SDPO श्री रमेश यादव जी, SDPO दर्द सदर, एक IPS ऑफिसर नॉर्मली 5 साल के सर्विस के बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठा है। 8 डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले जितने SPs हैं उनको पूछ लीजिए कि आप SP कब बने, और उनको पूछ लीजिए कि आप किस बैच से हो। तो नॉर्मली 4 साल से पहले कोई नहीं बनता। आप पता कर लीजिए, आई कैन वाउच ऑन दिट एंड आई कैन चैलेंज इफ माई डेटा इज रॉन्ग। बोल दीजिए, मैं जो चाहिए वो हार जाऊँगा। द सेम गाय रमेश यादव, ऑनरेबल रमेश यादव जी वॉज नॉट इवन गिवन द पोस्टिंग एज एडिशनल SP, जो नॉर्मली उनका सेकेंड पोस्टिंग होता है प्रमोशन वे में। ही वॉज डायरेक्टली गिवन द असाइनमेंट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ढलाई, वेर इज पोस्टेड राइट। उसके बाद उस वक्त के जो लीडर्स थे वो आज कहाँ हैं? वो प्रमोट हो चुके हैं। जो सेक्रेटरी थे वो जनरल सेक्रेटरी बन गए, जो जनरल सेक्रेटरी थे वो प्रेसिडेंट बन गए, जो प्रेसिडेंट थे वो आज CM साहब हैं। तो चेंज कहाँ आया है? चेंज
इंडिविजुअल पर्सनालिटी के करियर में है। आइन व्यवस्था में चेंज थोड़ा सा दुर्लभ है स्टेट ऑफ अफेयर्स, और आज की जो घटना है उसको कोरोबोरेट करती है। और यही दुख की बात लगती है कि रिकरिंग इंसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, ये एक बहुत सैड और बैड पैच है त्रिपुरा के हिस्ट्री में। इससे त्रिपुरा का छवि बहुत खराब हो रहा है और मुझे बुरा लगता है कि बीइंग अ वेलविशर ऑफ त्रिपुरा आई फील सैड कि हम क्यों नेगेटिव पिक्चर को ही हाईलाइट कर रहे हैं बाहर स्टेट्स में। तो सर आने वाले दिनों में जो अभी जैसा चल रहा है, तो ये आइन व्यवस्था के ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए, कि ये बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकता है, गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके? सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक स्टेप लिया है कि पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लिया है, तो मैं ये आशा करता हूँ इट इज़ विद अ जेन्युइन माइंड एंड इट इज़ विद अ intention of equality of justice and application of criminal application of mind in an equal manner irrespective of whichever political affiliation। तो मैं चाहता हूँ कि मानिक शाह जी इसके ऊपर अच्छा कानून व्यवस्था ला सकते हैं और मेरे को आशा है कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर बदलाव लाएंगे। और पुलिस का भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी अभी हरकत में आ गई है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ वो बढ़ रहा है और नए डीजीपी साहब अमिताभ रंजन जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में पुलिस का अच्छा काम रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत अच्छा प्रयास होगा। लेट बट नॉट लीस्ट अमिताभ रंजन जी भी अभी आए हैं और थोड़ा सा कुछ इंसिडेंट्स लास्ट में हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, बट 11 अगस्त का घटना देखेंगे बाई इलेक्शन के वक्त का अपोजिशन के ऊपर हुआ, वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो चुका है। बट अभी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का, पुलिस चीफ अमिताभ रंजन जी का, होम डिपार्टमेंट का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक अच्छा टीम है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल होगा एंड आई विल बी हैप्पी टू सी एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर साहब हैड सेड कि लॉ एंड ऑर्डर का पॉलिटिकल वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एंड दे विल डील स्टर्नली। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये भयभीत का माहौल है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि कोई इलेक्शन से पहले ये रेन ऑफ टेरर अनलिश होने का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होता है कि फिर लोग खुले तरीके से बिना किसी भय के वोटिंग के लिए भी नहीं निकल पाते। आप पूर्व निगम का बैकग्राउंड देख लीजिए, क्या हुआ था ईस्ट वेस्ट थाना में, ईस्ट पीएस में तृणमूल के कैडर जब गए थे कंप्लेंट दिखाने और उनको पूरा कैडर ने मारा था बीजेपी का जाके। ओसी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस टीम सब देख रही थी और उनके ऊपर केस फाइल किया गया। साइनी घोष के ऊपर 307 लगा दिया। अरे जो लेडी, जो बहन अपनी ज़िंदगी में कभी कॉकरोच नहीं मारी होगी, वो किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर की होगी क्या? ये भुवनेश्वर रेड्डी साहब जब भी थे ना एडिशनल एसपी, उन्होंने ये ब्रीफ किया था, मैंने उनको सुना है। तो वही रेड्डी साहब अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो उनको प्रमोशन भी मिला है और उनको एसपी भी बना दिया गया था विप्लव बाबू के रहते हुए, और अभी वह एसपी प्रमोट हो चुके हैं। तो इट्स वेरी गुड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फैसिनेटिंग करियर। और दूसरी बात, साइनी घोष के ऊपर का जो मामला है 307, वो उसी थाना के टाइम पे हुआ था। तो इतना कुछ जो था ना माहौल, इसमें क्या था कि पूर्व निगम में बहुत भय का वातावरण था। जो नॉमिनीज़ थे जो अपने नॉमिनीज़ फाइल किए थे पेपर, उनको इस भय के वातावरण में मार के उनको डरा दिया गया, लड़ने नहीं दिया, फॉर्म नहीं फिलअप करने दिया, वोटर्स को जाने नहीं दिया गया वोटिंग में। तो ये इसलिए था कि उस वक्त का ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के चलते लोगों में भय था, इस वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद जितना भी आप बात करेंगे ना, वो सब पब्लिक समझती है, मान लेगी। लेकिन आप टेरर भी अनलिश कर रहे हो, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और फ्री एंड फेयर का कमिटमेंट इलेक्शन ऑफिसर देगा, तो ये सब भंपक कथा है, इट्स अ मिथ, नोबडी विल बिलीव, इट्स नॉट विल बी इन रियलिटी। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल कर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए और करेक्टिव स्टेप लेके एक गुड गवर्नेंस को कैसे लाया जा सकता है। खैर अभी तो इट्स टू लेट, 4 महीने में कोई मैजिकल टर्न आउट नहीं होने वाला है। जो गलतियां कर दी उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं होने वाला है, बट जितना आप अच्छा कर सकते हो, एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हो लोगों को, आपका जो अपॉर्चुनिटी है, आप फेब तक कुछ ना कुछ कर सकते हो। यही बोल के मैं शुभकामनाएं दूंगा सभी नेतागण को, हर पार्टी के, कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसको अच्छे ढंग से करवाइए, अच्छे से सब लड़िए, डेमोक्रेटिक वे में अपनी क्षमता के अनुसार लोगों के हित में लड़िए। एक दूसरे का गला फाड़ के, चीर के, मार के, सर फोड़ के मत लड़िए, अच्छे से लड़िए। और जितने के बाद भी कोई भी पार्टी सरकार में आए,
विपक्ष का भी उतना ही सम्मान कीजिए, उनको भी उतना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए और ऐसे करके आप कलेक्टिवली काम कीजिए, तभी इस राज्य के लोगों का उद्धार होगा। यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।